नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बेहद खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद पूर्व मंत्री शशि थरूर। क्योंकि देश में जो कुछ फिलहाल हो रहा है इस हफ्ते में, देश की सियासत, समाज, कारोबारी दुनिया, पत्रकारिता की दुनिया, सब कुछ एक तरह से हिल गई है। और हम ये कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ कि ये जो एक्सपोजे वायर ने किया है, जो पर्दाफाश इतने बड़े गहरे राज से कि किस तरह से भारत के सबसे अहम लोग जो हैं उनके साथ जासूसी हो रही थी, जिसमें देश के प्रमुख नेता राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। नरेंद्र मोदी के चैलेंजर 2014, 2019 में, और अभी भी एक तरह से देखा जाए विपक्षी जो जो तरफ है, जो पक्ष है विपक्ष का, उस वक्त उस तरफ भी सबसे महत्वपूर्ण नेता राहुल गांधी, उनकी भी जासूसी हो रही है। और इसको लेकर पूरी दुनिया के अखबार लिख रहे हैं कि क्या भारत में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको अंग्रेजी में कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि बराबरी का एक उन्हें दर्जा मिल रहा है या नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो पूरा पर्दाफाश हुआ है पेगासस प्रोजेक्ट के नाम से, लगातार हम आप तक कड़ियां लेकर आ रहे हैं, उस पर शशि थरूर ये जवाब देंगे कि विपक्ष अब इसको किस तरह से हैंडल करेगा। प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि सत्ता अपने सत्ता में होने का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में विपक्ष के पास हथियार क्या है, खासकर ऐसे वक्त में जबकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, सदन शुरू हुआ है, वो भी काफी अरसे बाद कोरोना वायरस के मद्देनजर ज्यादातर जो है वो ऑनलाइन, या मैं कहूंगी कि पार्लियामेंट बंद थी और ज्यादातर प्रक्रियाएं नहीं चल रही थी। शशि थरूर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी के ऊपर जासूसी हुई, इसको लेकर शशि थरूर ने जब ये बात जाना, उन्होंने ये खबर उनको मिली, तो क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? देखिए, आजकल इस सरकार के बारे में क्या कहा जाए, हमें तो आश्चर्य होने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि वो लोग सब कुछ करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी, प्रशांत किशोर, ये सब हम देख के हमें ये चिंता है कि अगर हमारी सरकार इस किस्म की जासूसी कर रही है तो ये कानून के विरुद्ध है। आपने पूछा कि क्या वेपन है हमारे पास, मतलब क्या 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 तरीका है विपक्ष के पास। कानून है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे कानून के अनुसार सरकार को हक दिया गया है कि कुछ इंटरसेप्शन कर सकेंगे अगर आप हमारे देश की सुरक्षता के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, या आप कोई आतंकवाद काम के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सब इंटरसेप्ट करने का हक सरकार के पास है। लेकिन इसके बावजूद और कोई अधिकार सरकार को नहीं है। और हमारे जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, उसमें तो 2 सेक्शन पे लिखा हुआ है, सेक्शन 43, सेक्शन 66, कि आप कभी भी किसी और के कंप्यूटर, उनके कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स, स्मार्टफोन जो भी है, उसमें आपको कोई मैलवेयर, कोई ऐसे खराब करने वाले सॉफ्टवेयर लगाने का इजाजत नहीं है। और अगर ये किया है और आपको पकड़ गया तो आपको जेल जाना पड़ेगा 3 साल के लिए, और 5 लाख फाइन भी देना पड़ेगा। तो ये सब आप देख लीजिए कि नियम कानून काफी स्पष्ट है कि इस विषय पे जो भी सरकार भी ऑथराइज करने के बारे में अगर सोचे हैं तो इन किस्म के लोगों के खिलाफ ये ऑथराइजेशन सस्टेनेबल नहीं है। हम सुन रहे हैं कि 40 जर्नलिस्ट, पत्रकार को भी ये पेगासस वायरस लगाया है, क्योंकि ये पत्रकार अपने काम कर रहे हैं। सरकार शायद जानना चाहते थे कि जर्नलिस्ट क्या क्या पता कर रहे हैं, लेकिन ये तो नेशनल सिक्योरिटी, देश की राष्ट्र सुरक्षा के विषय नहीं है, तो ये कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? नहीं, लेकिन शशि थरूर जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अपने फोन्स बदलते रहते हैं, अपने नंबर्स बदलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये शक था कि उनके ऊपर जासूसी हो रही है। तो ऐसा लगता है जैसे एज अ वे ऑफ लाइफ इस बात को स्वीकार कर लिया गया है, जो चाहे पत्रकार हो या नेता हो या एक्टिविस्ट हो। जबकि हमने देखा कि भीमा कोरेगांव मामले में किस तरह से लगातार ये सबूत मिल रहे हैं, न सिर्फ कि राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बता रहा है कि कैसे उनके खिलाफ सबूतों को प्लेस किया गया उनके इंस्ट्रूमेंट्स में, उनकी मशीनों में, उनके कंप्यूटर्स में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने भी ये सोचा, आप जब बात करते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर जासूसी हो रही होगी इसलिए मुझे इस बारे में सचेत रहना है, क्या इस तरह से आप भी सोचते हैं, आप भी नंबर बदलते रहते हैं? देखिए, हम सब ऐसे सोचते हैं क्योंकि हमें बताते हैं कि ऐसे सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं तो इस किस्म की कोई क्या कहूँ, कोई सीक्रेट नहीं है जो
सरकार जासूसी करना चाहेंगे, और अगर वो कर रहे हैं सुनने दीजिए, ये है मेरा स्टैंड। लेकिन एक पार्टी का नेता जैसे राहुल गांधी, या एक पार्टी की जो स्ट्रेटेजिस्ट है जैसे प्रशांत किशोर, या कोई जर्नलिस्ट जो किसी सोर्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को नेचुरली सेफगार्ड करना चाहते हैं, इस किस्म की सिचुएशन में हमें कोई शक नहीं है कि लोगों को ये खतरे से अपने आप को बचना बड़ी जरूरी है। और ये भी मत भूल जाइए कि सुप्रीम कोर्ट, हमारे सबसे महत्वपूर्ण अदालत, ने कहा है कि हर भारतीय नागरिक को एक फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी है। और अगर प्राइवेसी आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर आपकी प्राइवेसी मतलब सरकार भी इसको तोड़ नहीं सकते हैं, जैसे कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले जैसे सेक्शन 66A था हमारे आईटी एक्ट में, उसको गैर कानूनी कह के, मतलब संविधान के खिलाफ है कह के उसको हटा दिया, क्योंकि हर भारतीय नागरिक अपने प्राइवेसी में जीने का हक है। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे स्टैंड ले रहे हैं तो कोई भी सरकार इसको अपने एक्शंस के इसके खिलाफ नहीं जा सकता। तो इसलिए विपक्ष कह रहे हैं कि इस विषय के ऊपर एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं किए, हम अगर विपक्ष से कह रहे हैं कि देखिए सरकार ने किया होगा, सरकार मना कर रहे हैं, सरकार कह रहे हैं कि हमने ये नहीं किया, तब तो बात उससे भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये पेगासस वायरस जो है, ये कंपनी NSO ग्रुप जो इजरायली कंपनी है, वो लोग सिर्फ सरकार को बेचते हैं, और इजरायली गवर्नमेंट, इजरायली सरकार के परमिशन के साथ, के इजाजत के साथ वो लोग सरकारों को ये बेचते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी सरकार इसको नहीं इस्तेमाल किया भारत के अंदर, तो कोई विदेशी सरकार हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तो नेशनल सिक्योरिटी से उससे भी ज्यादा गंभीर विषय है कि कोई विदेशी सरकार हमारे फोन पे कैसे पेगासस लगा सके। यानी आप ये कह रहे हैं कि हर तरह से सरकार को इस पे जांच बिठानी चाहिए, और खासकर इस बात के मद्देनजर भी कि सरकार के खुद 2 मंत्री जो हैं वो इसमें पाया गया है कि वो पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये कंस्पिरेसी है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, कैसे भारत में जो मानसून सत्र शुरू हो रहा था उससे ठीक पहले जिस तरह से ये पर्दाफाश किया गया है, कहा जा रहा है इंटरनेशनल टूल किट का ये एक तरह से एक जरिया है, इंटरनेशनल टूल किट है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियां इतनी ताकतवर हो गई हैं कि पूरी दुनिया के 16 न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस, 80 पत्रकार और जितने तमाम लोग हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, फॉरबिडन स्टोरीज और तमाम ये बड़े बड़े जो अखबार हैं, इन सब के साथ मिलकर आप साजिश कर रहे हैं ताकि भारत में मानसून सत्र पार्लियामेंट का ना चल सके? देखिए, अगर हम ये सब कर सके तो हम विपक्ष में क्यों बैठे? आप देखिए, कांग्रेस पार्टी तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हम तो अपने काम करते हैं, हमें कोई इन लोग के बारे में हम पहले जानते भी नहीं थे। फॉरबिडन स्टोरीज के बारे में किसी को कोई पता नहीं था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपको पता है कि जब कांग्रेस की सरकार थे, हमारे रिलेशनशिप, हमारे बंधन इतना मतलब नजदीक तो नहीं था। देयर वर टेंशंस बिटवीन अस एंड एमनेस्टी आल्सो एज अ गवर्नमेंट। तो ये भी आप समझना चाहिए कि कांग्रेस सरकार के समय ऐसे कोई बंधन नहीं था, तो विपक्ष में आके ये बंधन कहां से साबित हो जाएगा? मैं आपसे कह रहा हूं कि ये दूसरी चीज समझना है कि कई देशों में ये पेगासस के इस्तेमाल करने के बारे में ये लोग इन्वेस्टिगेशन की है। तो ये कभी नहीं होगा कि हमारे पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के आरंभ का दिन के बारे में सोच के ये रिलीज हो जाए। मेरे जानकारी में ये लोग जब उनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म किए, उनके जो लीड ऑर्गेनाइजेशंस है, वॉशिंगटन पोस्ट के साथ बात करके तय किया कि कब करें। इसलिए रविवार रात को भारत में ये पहला खबर निकल आया, क्योंकि रविवार सुबह अमेरिकन समय ये लोग ये निकाल दिया था। तो अगर ये कोई भारत के बारे में सोच के और ये भारतीय मॉनसून सेशन की पार्लियामेंट में एम्बैरेसमेंट करने के लिए करते, तो इस किस्म के अमेरिकन टाइमिंग में करने की कोई मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, क्योंकि भारत में 75% लोगों को का वैक्सीनेशन हो रहा है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। प्रधानमंत्री को इस बात की इजाजत नहीं दी गई कि दलित और पिछड़े जो मंत्री बनाए गए हैं नए,
उनको इंट्रोड्यूस किया जा सके। सब कुछ आपने गड़बड़ी की तमाम लोगों के साथ मिलकर। चलिए, ये तो रही अपनी जगह बात, लेकिन कई लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि इसमें नया क्या है। कुछ जो पुराने पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि हमने इंदिरा गांधी के समय में पत्रकारिता की, हमने राजीव गांधी के समय में पत्रकारिता की, और इस बात को लेकर हम मानकर चलते हैं कि तब भी जासूसी होती थी, अब भी जासूसी होती है। तो पहली बात तो आप इस आरोप को स्वीकार कीजिए कि कांग्रेस भी जासूसी करती थी। अगर आप नहीं करते थे या आप करते थे तो ये किस तरह से अलग है? इस वक्त की जासूसी उस वक्त की जासूसी से कैसे अलग है? मैं पहले कहना चाहता कि मेरे तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो काम मैं सरकार में और हमारे राजनीति में की, मुझे इस टैपिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो ना होम मिनिस्ट्री में काम किया, ना पुलिस में काम किया, ना कोई मुख्यमंत्री का पद लिया, ना कोई ऐसी कोई पोजीशन था मेरा। तो मैं आप लोग को विश्वास करने के लिए तैयार हूं अगर कोई पत्रकार कह रहे हैं कि हमारे कुछ साल पहले ये भी हमारे खिलाफ हुआ है। लेकिन एक बड़ा फर्क यह है कि कांग्रेस सरकार जो कुछ करते थे नियम के अनुसार करते थे। हमारे देश में दो नियम हैं, टेलीग्राफ एक्ट 1885 और आईटी एक्ट 2000, और इन दोनों एक्ट में जो कुछ प्रिस्क्राइब किया हुआ है इसके अनुसार सरकार ऑथराइज करते हुए इंटरसेप्शंस कर सकेंगे। और हमने मेरे ख्याल में आरटीआई के बुनियाद में लोग को पता कर सका है कि जब यूपीए सरकार हमारे देश में चला रहा था कि करीब 9000 टैपिंग ऑथराइजेशंस कर चुके, सारे नियम के अनुसार, कारण दिए हैं, लिखा हुआ है, फाइल के नोटिंग्स में है। 2 महीने तक ये टैपिंग चलता है, कारण भी देना पड़ता है, और 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। तो ये है नियम, और नियम के अनुसार जो कुछ किया हमारे देश में करने का हक है। लेकिन कोई अब तक नहीं कह सका कि कांग्रेस कोई वायरस को किसी के फोन के अंदर घुसा दिया या ऐसे कोई चीज जो हमारे नियम के खिलाफ है। मैलवेयर, स्पाईवेयर जो कुछ हम सुन रहे हैं, ये तो लग रहा है कि ये कुछ रिसेंटली, मतलब हमारे भाजपा सरकार के आने के बाद ऐसे बातें हमारे देश में आई। मैं यहां बैठ के नहीं कह सकता हूं कि भाजपा सरकार ने नहीं किया, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जांच हो जाए, और क्योंकि मैं हूं नहीं, अपने आप अपनी 3 पॉइंटेड मांगे या सवाल मुझे बताइए जो आप सरकार से पूछ रहे हैं। पहली बात है, क्या आप ये पेगासस खरीद लिए हैं? अगर आपने खरीद लिया, क्या आप भारत के अंदर इस्तेमाल किए हैं? और अगर आप भारत के अंदर लीगली इस्तेमाल किए तो लॉज के किस प्रोविजन के अनुसार? देखिए, आप कोई आतंकवाद के खिलाफ ये पेगासस को इस्तेमाल किया तो किसी को कुछ भी बोलने का हक नहीं है। ये तो हमारे लॉ आपको बिल्कुल इजाजत देते हैं करने की। लेकिन अगर आप ये पेगासस लेके आपके राजनीतिक राइवल्स, आपके विपक्ष पार्टी के खिलाफ ये इस्तेमाल किया, तो आपके ऊपर है ये जिम्मेदारी देश को बताने के लिए कि किस नियम के अनुसार आपने ये किए, क्योंकि आपने तो टैक्स पेयर्स पैसे तो खर्च किए हैं। ये तो रूलिंग पार्टी के पैसे नहीं है, ये तो सरकार के पैसे। आप कह रहे हैं टैक्स पेयर का पैसा है, और जाहिर है इसमें फाइल नोटिंग्स भी होंगी। जब ये ठेका दिया गया होगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा, तो वो अगर बिना नोटिंग्स किए तो क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है? इलीगल नहीं होगा। और अगर आप इलीगल एक्टिविटीज हमारे देश में चलाने देते हैं तो आप किस किस्म की सरकार है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन इसको ऐसे होना दिया? ये सब पूछने लायक बात है। नहीं, लेकिन शशि थरूर जी, जो सवाल उठा है वो ये है कि अगर विपक्ष ये आरोप लगाता है कि हमको बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं, सरकार करोड़ों रुपया खर्च करे, एक आदमी पे 1 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा जासूसी करने का, इतना पैसा आम आदमी का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है। जैसे आपने कहा कि अगर नहीं किया है इसको आधिकारिक एक कैपेसिटी में, तो और भी ज्यादा खतरनाक है कि आप इस पैसे का कौन सा पैसा लेकर आए और कहाँ आपने इस्तेमाल किया। लेकिन जब ये बात होती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, और इसी तरह से जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो कहती है कि भाजपा कहती है कि हम 50 साल हम शासन में रहेंगे, और जाहिर है जब तक आप सब चीजों पे कब्जा नहीं करेंगे तब तक आप 50 साल शासन में नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार के ही 2 नए मंत्रियों के ऊपर भी क्यों इस तरह से जासूसी हो रही होती? तो ये पूरी जो दलील है ये तो ध्वस्त हो जाती है कि अगर वो विपक्ष पे कर रहे हैं तो अपने लोगों पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगेन मैं ये इस पे इंसिस्ट करना चाहता हूं कि मैं तो अभी जांच मांग रहा हूं, मैं कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंच रहा हूं कि ये इन्होंने किए हैं।
लेकिन कई कारण हो सकते हैं। आप एक प्रशांत किशोर के खिलाफ अगर आप कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है चुनाव में। आप राहुल गांधी के खिलाफ कर रहे हैं तो आप जानना चाहते हैं कि वो अगला स्टेप क्या ले लेगा, या उनके कुछ छुपाने की बात है उनकी जिंदगी में, क्या पता। या अगर आप जर्नलिस्ट को आप टैप कर रहे हैं, उसका मतलब है कि आप कोई पत्रकार किसी से संपर्क कर रहे हैं। लोग ऐसे चीजें एक पत्रकार को बताएंगे कॉन्फिडेंशियली जो शायद सरकार को नहीं मालूम है। तो ये सब अलग अलग कारण होते हैं। और अगर आप किसी को एक दिन राजनीति में ले आना चाहते हैं, उनको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने चाहते हैं, तो उनके बारे में एक वेरिफिकेशन चलाने के लिए भी आप उनको फोन को टैग कर सकते हैं। क्योंकि जो मंत्री आजकल हम सरकार में संसद में आके कहा है कि कुछ नहीं हुआ, उनका नाम ही ये लिस्ट में है, और वो उस वक्त जिस वक्त ये सब हुआ था वो मंत्री नहीं था। तो वेरिफिकेशन के लिए भी कर सकेंगे। तो मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसे जासूसी करने में कई तरह के मोटिवेशंस हो सकते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक कारण के लिए इसको इस्तेमाल करें। तो इसलिए हम जांच मांग रहे हैं जानने के लिए कि क्या कोई गैर कानूनी, कोई इलीगैलिटी हमारे देश में सरकार चलाने दिए है या नहीं, या जैसे मैंने आपसे कहा अगर सरकार बिल्कुल नहीं किया तो कौन से विदेशी राज्य हमारे खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे राजनेताओं, हमारे पत्रकारों, हमारे देश के खिलाफ इस किस्म के एक्शन कर रहे हैं। शशि थरूर जी, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं कि रंजन गोगोई की जो सहायक, जो उनकी असिस्टेंट थी, उनके ऊपर जिस तरह का मामला सामने आ रहा है कि न सिर्फ कि वो बल्कि 11 लोग उनसे जुड़े हुए, उनके ऊपर जासूसी करने की आशंका जाहिर की जा रही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि खबर ये भी आई है, चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, आप मंत्री भी रहे, आप डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो भारत में जो कई देशों के जो दूतावास हैं उनके ऊपर भी जासूसी के आरोप लग रहे हैं। सऊदी अरब से लेकर कई अन्य देश इसमें शामिल हैं। क्या ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो घरेलू हमारी राजनीति है वही बदल रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जैसा जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी संस्थाएं हमने पिछले 75 साल में बनाई हैं, और उसके बाद अचानक ऐसा लगता है, अंग्रेजी में कहते हैं कि हम बनाना रिपब्लिक बन गए हैं, ना जो कोई कानून है, ना कोई कायदा है, हर जगह जो है वो जासूसी हो रही है। विदेशी जो हमारे दूतावास हैं उनके ऊपर भी जासूसी होने के बादल मंडरा रहे हैं। देखिए, विदेशी जासूसी तो अलग किस्म होती है। जासूसी जो हम सिनेमा में देखते हैं, जो हम नॉवेल्स में पढ़ते हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय जासूसी ही है। ये तो हर देश कुछ किस्म का करते हैं। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय जासूसी के बारे में वैसे भी कोई सबूत नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में भारतीय नागरिक सोचेंगे कि अगर सरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय बंधन के अनुसार सारे सोच के ये किया है तो सरकार को अच्छे कारण होंगे। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि हमारे देश के अंदर जो कुछ कर रहे हैं और हमारे देश के लोगों के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं, हमारे देश के नियम के खिलाफ, क्योंकि नियम आपको इजाजत देता है कि नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, ऐसे सारे कारण के लिए आप ये कर सकते हैं। तो मतलब वो लोग कह सकेंगे कि विदेश राज्यों अगर हमारे देश को कोई खतरे में रहे तो हमें जानना चाहिए ये सब। तो विदेशी जासूसी मेरे ख्याल में अलग मामला है। और हमें कोई शक नहीं कि दूसरे देश भी हमारे खिलाफ इस किस्म की चीजें करते होंगे। लेकिन भारत में, भारतीय लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्रता के अंदर इस किस्म के जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जो आपने कहा, जो इस किस्म के पॉलिटिकल एडवांटेज आप लेना चाहते हैं कि आपके विपक्ष के लोगों के सारे सीक्रेट्स जानना चाहेंगे आप, इस किस्म की चीजें टैक्स पेयर के पैसे खर्च करके करना, और बहुत पैसे, क्योंकि ये तो जो हम विदेशी अखबारों में पढ़ रहे हैं कि 7-8 मिलियन डॉलर है एक बार इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सैकड़ों, मतलब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इस्तेमाल के, करोड़ों रुपए की बात हो गई। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से होता है, हम देखते हैं विदेशी संबंधों में वो उनकी जासूसी करते हैं, हम उनकी जासूसी करते हैं। लेकिन ये भी एक अजीब बात है कि इसमें भी कोई तो कायदा कानून लगता होगा जरूर। मैं समझ सकती हूँ कांग्रेस पार्टी का पक्ष के इस पे आप ज्यादा नहीं बोलना चाहते, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो अगली बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, जो न सिर्फ के देश में जो जस्टिस डिलीवरी है, जिस तरह से हमारी अदालतें, हमारा कानूनी सिस्टम काम करेगा, बल्कि एक महिला के तौर पे भी मैं बहुत शर्मिंदा महसूस करती हूँ कि कैसे जो वो असिस्टेंट थी
उसने जो चार्जेस लगाए, देश के बहुत जो सबसे ताकतवर लोग हैं उनमें से एक, और न्याय के मंदिर में हम जानते हैं कि उस महिला के साथ न्याय नहीं हुआ। उसके बाद जब उसने एक एफिडेविट दिया पब्लिक, और उसके बाद उसके परिवार के 11 लोगों के ऊपर ये पोटेंशियल टारगेट के तौर पर पेगासस की इस पूरे रिपोर्ट में आया है। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उस वक्त जो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो जिन महत्वपूर्ण मामलों की देखरेख कर रहे थे, जो ऐसे मामले थे जिसमें जो सरकार थी वो डायरेक्ट पार्टी थी, और उसके बाद हम ये भी जानते हैं, किसी से छिपा नहीं है कि कैसे उनको राजनीतिक जो एक तरह से एक तरफदारी के तहत उन्हें राज्यसभा भेजा गया। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं कि एक महिला जो कि एक छोटे किरदार में काम कर रही थी, वो कोई ताकतवर महिला नहीं थी, लेकिन कोर्ट का एक हिस्सा थी, उसने अपना नाजायज फायदा उठाने का एक आरोप लगाया इतने बड़े आदमी के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर। कैसे उस महिला के साथ जो ज्यादती हुई, इस पूरी जो प्रक्रिया है, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत समझने की मुश्किल बात है कि एक साधारण औरत जो इस किस्म के पर्सनल केस के अंदर फंसे हैं, उसको ऐसे क्यों सर्वेलेंस किया, अगर किया तो क्या पता चला, जो पता चला किसको बता दिया, क्या जिनके खिलाफ वो केस चला रही थी, मतलब गोगोई साहब, क्या उनको ये जासूसी के सारे फल, सारे रिजल्ट्स उनको दे दिए हैं? और अगर ये सब सर्वेलेंस करके गोगोई साहब ने केस भी जीता, तो उसको वापस क्यों ले आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर? और दोनों के बीच में जो कुछ कांटेक्ट हुआ, जो जासूसी के तरह से सरकार ने पता किया है, ये तो पब्लिकली या अदालत में क्यों नहीं समझाते हैं? ये सब समझना बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल में। ऐसे चीजें जो हमने देखे हैं इस विषय पे कि किस किस किस्म के लोगों को सर्वेलेंस किया है, ये तो बड़ी अजीब है। और दूसरा, एक भाजपा मंत्री का मेरे ख्याल में 15 लोग, उनके परिवार के सब लोग, उनके स्टाफ, उनकी बीवी भी, ये लोग ऐसे सर्वेलेंस किए हैं। ये सब समझने में मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक इंडिपेंडेंट जांच हो जाए, आइडियली एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज को ये जिम्मेदारी दे दें, क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट्री कमेटी में किए तो लोग कहेंगे कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस विषय पे। मेरे ख्याल में भारत जानना चाहते हैं क्या हुआ, क्या हमारे देश असलियत में खतरे में हैं कि इस किस्म की जासूसी हो रही है हमारे लोगों के खिलाफ, या क्या हमारे यही खतरा है कि जिस सरकार को हमने चुनाव में चुन के यहाँ बिठा दिया है कि वो लोग खुद हमारे संविधान के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ये सब जानने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जज को बिठा के ये जिम्मेदारी देना चाहिए। मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है आरफा में, यहाँ रुक रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बस आखिरी बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो हैं, उनके मातहत, उनके सुपरविजन में कमेटी बननी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं, द वायर के दर्शक भी कह रहे हैं कि उन्हें जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें तमाम लोग शामिल हो, वो एक होना चाहिए। एज ए पार्लियामेंटेरियन आपको ये नहीं लगता कि या तो आप ये कहें कि एक जेपीसी बननी चाहिए, या आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ होना चाहिए, जेपीसी भी बने, सुप्रीम कोर्ट भी करे? मैं तो जेपीसी नहीं मानता, क्योंकि मेरी कमेटी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी है, जो मैं चेयरमैन हूं, मैं अध्यक्ष हूं, उसको चला रहा हूं, इस कमेटी के अप्रूव्ड एजेंडा पे ये विषय है। सिटीजन्स डेटा प्राइवेसी इस विषय है, साइबर सिक्योरिटी भी हमारे विषय है, और हमने इस विषय पे 2 साल पहले चर्चा भी की है। तो इसलिए एक नया कमेटी स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये इस कमेटी के अंदर ही है ये विषय। लेकिन नेचुरली एमपी तो राजनीति करने लोग हैं, हम लोग तो राजनीति से आए हैं। हमारे इंक्वायरी एक किस्म के होंगे और एक जज के तो अलग होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट भी है हमारे देश में, उस नियम के अनुसार आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी स्थापित कर सकते हैं, या आप एक जज को दे दीजिए। मैं तो पर्सनली जेपीसी नहीं सजेस्ट करूंगा। आपको शायद पता है कि एक जेपीसी तो नेचुरली रूलिंग पार्टी का चेयरमैन हो जाता है, भाजपा किसी को बिठाएगा वहां, वो शायद 1, 2, 3 साल लगेगा, ये सब भूल जाएगा, ये विषय कहीं नहीं जाएगा। एक असली जांच होनी चाहिए तो एक जज को देना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए कि आप 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट पे ये विषय ले आइए। मेरे ख्याल में यही बेस्ट होगा, मेरी पर्सनल राय है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एक जेपीसी ले आए, क्योंकि वैसे भी हमने देखा है
ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो मुझसे मेरे कमेटी से लेके एक सेलेक्ट कमेटी बिठा दिया, मीनाक्षी लेखी जी को उसका अध्यक्ष बना दिया, अभी 2 साल बाद अब तक कोई देखा भी नहीं है इस जेपीसी का रिपोर्ट। अगर आप उस किस्म का किस्मत चाहिए इस विषय को तो आप जेपीसी बनाइए। मेरे ख्याल में अगर आप कोई असलियत जानना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप एक जज को दे दीजिए, या मेरी कमेटी में हम जो कुछ जेपीसी कर सकेंगे हमारी कमेटी भी कर सकेंगे, हम करने के लिए तैयार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि थरूर जी, अपना समय देने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि कानूनी जो प्रक्रिया है, जो संसद की अपनी प्रक्रियाएं हैं और जिसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको जो फायदा मिलता है, जेपीसी में ये खतरा है कि ये हो सकता है कि उसको अपनी संख्या के बल पर जो फायदा है वो मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर तौर पर जो हमारा लोकतंत्र है उसके जितने खंबे हैं उन तमाम खंभों को इन्फेक्ट किया है, संक्रमित किया है इस वायरस ने, और जाहिर है इसकी सीधे तौर पर जांच होनी जरूरी है। लेकिन शशि थरूर जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विपक्षी पार्टियां इसको कितना बड़ा मुद्दा बना पाती हैं संसद में भी और सड़क पर भी, इस पर यह निर्भर करेगा कि हमारे जैसे पत्रकार और हमारे जैसे संस्थान जो हफ्तों भर हमने मेहनत करके ये तमाम मुद्दा हम जनता के सामने लेकर आए हैं ताकि पारदर्शिता बढ़ती जा सके और हम बेहतर लोकतंत्र और बेहतर देश बन सके। शुक्रिया आपका। शुक्रिया।